तो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बहुत ही स्पेशल होने वाली है, क्योंकि ये कहानी है ही कुछ ऐसी जिसमें आपको भूत प्रेत, जिन जिन्नात, इन सब का एक लेखा जोखा मिलेगा। जैसा कि आपने हर छोटी छोटी कहानी में सुना होगा कि हवा क्या होती है, किस तरह कोई चीज़ किस पर लग जाती है। इस कहानी में हम इसी के बारे में जानेंगे। वाकई ये कहानी बहुत ही लाजवाब है, और ठीक इस कहानी की तरह ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूँ, तो कहानी सुनने के बाद आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानी के बाद मैं आप सबको वहीं पर मिलूंगा। तो ठीक बिना देरी किए अब जल्दी से अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों, मेरा नाम विक्रम है। मैं एक गाँव का रहने वाला हूँ। मैं छोटा सा था जब मेरे पिताजी का निधन हो गया था। मेरी माताजी ने मुझे पाला पोसा और मेरे लिए अपनी सारी इच्छाओं को कुर्बान कर दिया। मेरे अरमान और मेरी शांति के लिए वो खुद दिन रात काम करती, मगर कभी भी उसने मुझे किसी भी चीज़ में कमी आने नहीं दी। मेरी माताजी एक दाई माँ थी। गाँव में कितने लोग थे जिनके जन्म मेरी माँ के हाथों से हुए थे, इसीलिए गाँव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत किया करते थे। गाँव का हर एक शख्स माँ का बहुत ख्याल रखता था। माँ को इस काम में महारत हासिल थी। दूर दूर से लोग उन्हें अपनी ज़रूरत के वक्त बुलाने के लिए घर पर आते थे। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब गांव के लोगों को हॉस्पिटल जाने का चलन नहीं हुआ करता था। वो गांव में ही दाई माँ को बुलाते। अक्सर रात के वक्त बहुत सारे लोग मेरी माँ को बुला कर ले जाते थे। कई बार माँ मुझे साथ ले जाती और कई बार मुझे घर में छोड़कर चली जाती। हमेशा यही कहती थी कि कुछ भी हो जाए तुम रात को कभी भी बाहर मत जाना। मैं अक्सर उनकी बात सुनकर हैरान रह जाता। मैं पूछता कि माँ, अगर बाहर निकलूंगा तो क्या होगा? आप मुझे इस बात से क्यों मना कर रही हो? माँ कहने लगी कि रात को भूत प्रेत आज़ाद होते हैं, वो हर जगह पर घूमते फिरते हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी भी प्रेत को दिखो, खामखा तुम डर जाओगे। मैं तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कह रही हूँ। दोस्तों, माँ की बातों पर मुझे हंसी आ जाया करती थी। उस वक्त मैं छोटा सा था, उन बातों को नहीं समझ सकता था। मुझे इस बात पर विश्वास था कि भूत प्रेत इस दुनिया में होते ही नहीं है, क्योंकि मैंने आज तक उन्हें अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था। मेरा मानना ये था कि जिस चीज़ को मैं अपनी आंख से ना देखूं तो उसका कोई वजूद भी नहीं हो सकता। खैर, वक्त बीतता जा रहा था और अब मैं एक नौजवान लड़का था। मैंने मैट्रिक कर लिया था। मैं अपने आगे की पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन मैंने अपनी ख्वाहिशों को अपने मन में ही दबा लिया, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी माँ ने सारा जीवन बहुत मेहनत की है। अब ये उनके आराम करने के दिन है। मैंने माँ से कह दिया था कि मैं अब आगे की पढ़ाई नहीं करूँगा, मैं नौकरी करना चाहता हूँ। माँ मुझसे कहने लगी कि मैं तुम पर किसी चीज़ की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगी, तुम्हारी जो इच्छा है तुम वही करो, मगर जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं यही काम करूँगी, तुम मुझे काम से नहीं रोकोगे। दोस्तों, माँ ने अपने साथ एक जवान लड़की भी रख ली थी। वो उसे अपना काम सिखाने लगी थी। जहाँ भी जाती थी उस लड़की को साथ लेकर जाती थी। उसका नाम लक्ष्मी था। वो दिखने में बहुत सुंदर थी, न जाने क्यों, पर वो मुझे बेहद पसंद थी। वैसे सही कहूँ, मुझे ही क्या, गांव के हर शख्स की नज़र उस पर थी। मगर जब तक मुझे नौकरी नहीं मिल जाती तब तक मैं उससे शादी नहीं करूँगा। दोस्तों, मैं पूरा पूरा दिन शहर में जाकर लगातार नौकरी ढूंढता रहा। थकार कर जब मैं शाम को घर वापस आ जाता तो अक्सर माँ मुझसे कहती कि शाम होने से पहले घर आ जाया करो, अंधेरे में तुम्हारा शहर से गाँव में साइकिल पर आना ठीक नहीं है। मैं हर बार की तरह माँ की इन बातों को अनसुना कर देता। इसी तरह उस दिन जब मैं शहर से वापस आया तो मैं बहुत खुश था, क्योंकि मुझे शहर में नौकरी मिल गई थी और रहने के लिए एक कमरा भी। मैंने जैसे ही माँ को ये खुशखबरी सुनाई तो माँ कहने लगी कि बहुत अच्छा हुआ, मेरे बेटे को उसकी मर्जी की नौकरी मिल गई, अब तो अपने जीवन को अपनी मर्जी से गुजारेगा। मैंने माँ से तुरंत कह दिया था कि अब आप कोई काम नहीं करेंगे, आप लक्ष्मी को भी ये काम करने से मना कर दीजिए। मैंने माँ को बता दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर न जाने क्यों माँ भी बेहद खुश हो गई। कहने लगी कि मैं भी उसको अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। साथियों, उस रात हम दोनों बहुत खुश थे। हम दोनों अपने आने वाले भविष्य के सपने देख रहे थे, ये जाने बिना कि आने वाला वक्त कैसे होगा। यही सोचकर हम दोनों अपनी अपनी सोच लेकर सो गए। आधी रात का वक्त था जब किसी ने जोर जोर से हमारे घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा आकर खोला तो वहाँ पर एक ऊंचा लंबा आदमी खड़ा था। वो शरीर और कद में हम लोगों से काफ़ी बड़ा था। मैं उस आदमी को देखता ही रह गया।
क्योंकि आज से पहले मैंने अपने गांव में ऐसा आदमी नहीं देखा था। मैंने उससे आने की वजह पूछी तो कहने लगा कि मेरी पत्नी को इस वक्त तुम्हारी माँ की ज़रूरत है। दाई माँ से कहो कि वो मेरे साथ चले। अगर उन्होंने साथ चलने से मना किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि मेरी पत्नी मर भी सकती है। दोस्तों, माँ भी आवाज़ें सुनकर बाहर आ गई। उन्होंने भी सारी बात सुन ली। कहने लगी कि तुम रुको, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। कि मैंने आपसे कह दिया था कि अब से आप कोई काम नहीं करेंगी। आधी रात का वक्त हो रहा है, इस वक्त मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। और तो और मैंने इससे पहले इस आदमी को इस गांव में कभी नहीं देखा। ऐसे कैसे मैं किसी अजनबी के साथ आधी रात को आपको जाने दूं? भगवान ना करे आपको किसी ने कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तब मैं क्या करूंगा? माँ कहने लगी कि अच्छा ऐसी बात है तो तुम भी मेरे साथ चलो, मगर कम से कम मना तो मत करो। वो आदमी बहुत ज़रूरतमंद है और उसकी मुश्किलें उसे यहाँ तक लेकर आई हैं। खाली हाथ वापस भेजना अच्छी बात नहीं। दोस्तों, मुझे माँ की बात पसंद तो नहीं आई, मगर फिर भी मैं उनके साथ चल पड़ा। चलते वक्त ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे जीवन में कुछ गैर मामूली होने वाला है, कुछ ऐसा जो किसी तरह से भी सही नहीं है। खैर, जब हम घर से काफ़ी दूर निकल आए तो माँ की मैंने ऊंची बड़बड़ाहट सुनी। कहने लगी कि अरे आज तो अमावस्या की रात है, आज मुझे अपने साथ हनुमान का कवच लेकर आना चाहिए था। मैंने माँ से इसका कारण पूछा तो कहने लगी कि बेटा, आज आसमान से भूत प्रेत नीचे आते हैं। ये रात साल में एक बार ही आती है, मगर ये रात कुछ लोगों पर बहुत भारी साबित होती है। इस रात हमें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलना भी पड़े तो हमें अपनी एहतियात जरूर करनी चाहिए। मैं माँ की बात पर गहरी सांस लेकर रह गया। हर तरफ घुप अंधेरा था, इतना अंधेरा कि हाथ को हाथ नहीं दिखाई दे रहे थे। वो आदमी धीरे धीरे हमें लेकर जंगल में आ गया। मैं पूरी तरह घबरा गया। मैंने उससे कहा, देखो भाई, तुम जंगल में क्यों ले जाए जा रहे हो? अपने घर लेकर चलो। कहने लगा कि मैं इस जंगल में आखिरी हिस्से में रहता हूँ। मेरी पत्नी इस वक्त वहीं पर है, वही मेरा घर है। आप लोगों को वहां तक चलना होगा। दोस्तों, उसके हाथ में एक छोटी सी टॉर्च थी जो कि जंगल में रास्ता दिखाने में नाकाम हो रही थी। माँ चलते हुए कहने लगी, अच्छा होता अगर मैं रोशनी का सामान लेकर आ जाती। अब इस अंधेरे में इस जंगल में जाना, और वो भी खतरनाक रात में, और वो भी ऐसी रात में, बात मुझे कुछ सही नहीं लग रही। माँ मेरा हाथ पकड़कर चलने लगी थी। अब वो काली माता के मंत्र पढ़ रही थी। मुझसे कहने लगी कि तुम भी अपनी जुबान से काली माता के मंत्र पढ़ते रहो, ताकि कोई भी तुम्हें कोई बड़ा नुकसान ना पहुंचा सके। इतने में ही वो आदमी हमारी बातें सुनकर कहने लगा कि आप लोग जब तक मेरे साथ हैं, आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा। मेरे होते हुए आपके आसपास कोई भूत प्रेत नहीं आ सकता। दोस्तों, उस आदमी ने ये बात इतने यकीन से कही कि मैं और माँ उसकी तरफ देखने लगे। माँ कहने लगी, कौन हो तुम बेटा, और तुम्हारे पास ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से कोई तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता? उस आदमी ने कहा, एक बहुत खास चीज है मेरे पास, उस चीज से हर चीज डरती है। आपको उसके बारे में मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हमें जल्दी से ये सफर तय करना होगा ताकि हम जल्दी गीता तक पहुंच सके। रास्ते में एक घोड़ा गाड़ी खड़ी थी। आदमी जल्दी से उसके ऊपर बैठ गया और हमें भी बैठने को कहने लगा। अब हमारा सफर घोड़ा गाड़ी से शुरू हो चुका था। मैं भी ये देखकर खुश हो गया था कि अब हम पैदल चलने से बच गए। इतना लंबा सफर पैदल चलना कोई आसान बात नहीं थी। और तो और माँ की तबीयत भी पिछले काफी दिनों से खराब सी थी। मुझे उनकी चिंता भी हो रही थी। मैं ठीक जंगल की ओर देखने लगा। ये मेरे जीवन का पहला तजुर्बा था कि मैं रात के वक्त इस जंगल से गुजर रहा था। मैंने इस जंगल के बारे में बहुत सारी बातें सुनी थी, इसीलिए उन सुनी सुनाई बातों पर मुझे जरा भी विश्वास नहीं था। अभी हम थोड़ा सा ही दूर आए थे जब एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की चिल्ला रही हो। उसी वक्त मेरी नजरें उस तरफ पड़ी। मैंने देखा कि वहां अंधेरे में जैसे किसी की आंखें चमक रही थी। जैसे जैसे हम लोग आगे जा रहे थे, ठीक वो आंखें भी हमारे साथ सफर कर रही थी। जिंदगी में पहली बार मैं पूरी तरह घबरा गया था। उन आंखों को देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है जो हमारे साथ साथ सफर कर रहा है। अगर ये कोई भेड़िया था या कोई खतरनाक जंगली जानवर, यह भी हो सकता था कि शायद वो हम पर हमला कर दे। मैंने उस सारथी से कहा, भैया ये घोड़ा आप जल्दी से भगाओ, हमारे साथ एक खतरनाक जानवर सफर कर रहा है, वो शायद हम पर हमला कर देगा। मेरी बातें सुनकर वो आदमी ऊंची आवाज में अजीब से मंत्र पढ़ने लगा। उसकी जुबान मेरे और मेरी माँ के लिए अंजाम दे रही थी।
उसकी शायद यही प्रार्थना थी कि हर तरफ से हमें चीख और पुकारे सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर चिल्ला रहे हों। ये सब देखकर मैं हैरान और परेशान हो रहा था। माँ उस वक्त बहुत घबरा रही थी। मुझसे कहने लगी, तुम ऊंची आवाज में काली माँ के मंत्र पढ़ते रहो, तभी हम दोनों सुरक्षित रहेंगे, वरना इस जंगल में हमें कुछ भी नुकसान हो सकता है। आधा घंटा लगातार सफर करने के बाद हम लोग एक बड़ी सी हवेली में पहुंच चुके थे। यह हवेली जंगल के आखिरी किनारे पर थी। इसके पीछे कोई आबादी नहीं रहती थी, बल्कि दूर दूर तक वीरान रेगिस्तान फैला हुआ था। मैं हैरान था कि इस आदमी ने इतनी बड़ी हवेली इस जंगल में आखिर क्यों बनाई होगी। अगर इतना खर्चा आबादी वाले क्षेत्र में करता तो बात समझ में भी आती, मगर इस जंगल के इस कोने में घर बनाने का क्या मकसद। इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि पूरे घर में दीप जल रहे थे और इन दीपों की रोशनी में पूरा घर साफ नजर आ रहा था। वहां का मंजर बहुत सुंदर भी था। मुझे अजीब सा डर भी महसूस हो रहा था। आसपास हम तीनों के अलावा और कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। नहीं मालूम ये लोग इस जंगल में कैसे रहते हैं। कुछ ही देर में वो आदमी माँ को लेकर एक कमरे में चला गया। मैं बाहर वहीं एक पलंग पर बैठ गया। मुझे माँ की चिंता भी हो रही थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ पर आकर हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसी वक्त वो आदमी मेरे सामने आकर बैठ गया। उसकी आंखें बहुत अजीब थी। इतनी गहरी आंखें मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। उसका चेहरा बहुत परेशान लग रहा था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। मैंने 2-3 बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैं क्या करता, मैं भी खामोश हो गया। थोड़ी ही देर बाद वो आदमी उठकर घर से बाहर चला गया, मगर जाते जाते मुझसे कहने लगा कि तुम इस घर के बाहर मत निकलना, घर के अंदर ही रहना, चाहे बाहर कुछ भी हो, कोई भी बुलाए, कुछ भी कहे, मगर तुम्हें इस घर से बाहर नहीं निकलना। उसकी बात से मैं हैरान रह गया। भला यहाँ पर था कौन जो कि मुझे घर से बाहर बुला था। पहली बार मैं इस अजीब जगह पर आया था। वो आदमी मुझे कुछ पागल सा लग रहा था। मैंने सोचा कि माँ जल्दी से अपने काम से फ्री हो जाए तो हम एक भी पल यहाँ नहीं रुकेंगे। काफी देर गुजर गई थी। मैं माँ का इंतजार कर रहा था जब मुझे बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई दी। विक्रम, यहाँ आओ, घर से बाहर आओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। वो आवाज सुनकर मैं हैरान रह गया कि बाहर ये लड़की कौन है जो मुझे बुला रही है, और तो और ये मुझे जानती कैसे है। मैं ज्यादा देर तक बैठ नहीं सका। कुछ ही पल में मैं तेजी से घर के बाहर निकल गया। दूर दूर तक अंधेरा था। मैंने कहा, कौन है यहाँ पर, कौन है जो मुझे बुला रहा था, आओ मेरे सामने। उस वक्त कुछ ही दूरी पर मुझे एक साया नजर आया। मैंने गौर किया तो अंदाजा हुआ कि शायद ये वही लड़की थी जो दूर खड़ी थी। शायद यही मुझे अपने पास आने को कह रही थी। मैंने उससे कहा, कौन हो तुम और मुझसे क्या चाहती हो। वो अचानक रो पड़ी। कहने लगी कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है, क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे। दोस्तों, मैं दिल ही दिल में परेशान हो गया। नहीं मालूम अब इसके साथ क्या हुआ है, कहीं वो किसी मुश्किल में ना हो। मैं जैसे ही 4 कदम आगे आया तो अचानक उसने मुझे अपनी बाहों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। इस अचानक हमले से मैं बुरी तरह डर गया। अचानक मैं जमीन पर गिर गया। पीछे पलटकर देखा तो वो आदमी खड़ा था जो गुस्से में मुझसे कह रहा था, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। मुझे अचानक उस आदमी पर गुस्सा आ गया। मैंने उससे कहा, आपको घर आए मेहमान के साथ बात करने की जरा भी तमीज नहीं। हम यहाँ पर खुद नहीं आए, तुम हमें यहाँ लेकर आए हो, हम तुम्हारे लिए आए हैं। मेरी बात सुनने के बाद उस आदमी ने कहा, मगर रात के इस वक्त जंगल में जाना खतरनाक है। मैं इसलिए तुम्हें मना करके गया था क्योंकि तुम मेरे मेहमान हो। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के साथ कुछ भी बुरा हो। मैंने उससे कहा, अभी यहाँ पर एक लड़की थी जो मुझे मदद के लिए बुला रही थी। वो लड़की किसी मुश्किल में थी, इसलिए मैं यहाँ पर आया। वो आदमी सीधा मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर के अंदर ले गया। उस आदमी में एक अजीब बात थी, उसका हाथ बहुत ही ज्यादा गर्म था। इतना गर्म जैसे अभी वो किसी आग से हाथ सेक कर आया हो। 2 मिनट में मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरा हाथ पिघल जाएगा। घर के अंदर आते ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैं तुरंत दूसरे हाथ से अपने हाथ को मसलने लगा। वो भागकर मेरे लिए पानी लेकर आया। कहने लगा कि अगर तुम्हारा हाथ जल रहा है तो इस पर पानी डाल लो। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आदमी है क्या, इसे कैसे पता चला कि मेरे हाथ में मुझे जलन महसूस हो रही है। इसके बाद वो आदमी बिल्कुल खामोश हो गया। उसने कोई बात नहीं की। उसी वक्त माँ की आवाज आई। वो कहने लगी कि तुम्हें भगवान ने लक्ष्मी दी है, जल्दी से अंदर आओ, अपनी बेटी का चेहरा देखो। माँ की आवाज सुनने के बाद मैंने सुकून की सांस ली। लगा कि अब हम यहाँ से चले जाएंगे।
वो आदमी बहुत खुश हुआ, भागते हुए कमरे के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद माँ के साथ वो आदमी वापस आया। कहने लगा कि ये मेरे पास आपके लिए एक तोहफा है, आप इस तोहफे को संभाल के रखिएगा और कभी भी किसी को इसके बारे में मत बताइएगा। माँ बहुत खुश लग रही थी। कहने लगी कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। दोस्तों, इसके बाद वो आदमी दोबारा हमें घर तक छोड़ने के लिए आया। उसकी वापसी पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यहाँ पर हम तीनों के अलावा और कोई भी हो जो शायद हमारे साथ साथ चल रहा था, क्योंकि मुझे किसी खुशबू का एहसास हो रहा था। मैं लगातार बार बार पलट कर देखता रहा, मगर मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। खैर, जब हम लोग घर पहुंचे तो उसने फिर से एक बार माँ से कहा, किसी को मत बताना कि आज क्या हुआ है। उसकी बातों ने मुझे फिर से हैरान कर दिया। मैंने माँ से पूछा, यह आदमी किस बारे में जिक्र कर रहा था, क्या कह रहा था आपसे? माँ ने बात टाल दी। कहने लगी, कुछ नहीं, वो बस अपनी पत्नी के बारे में बात कर रहा था। वो नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी के बारे में लोग बातें करें, तो मैंने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और तुम भी रात को भूल जाओ, किसी से इस बात का जिक्र मत करना। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, नींद भी खराब हो चुकी थी। सुबह नौकरी पर जाना था, पहला दिन था। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पहले दिन से दफ्तर पर बुरा असर पड़े, इसीलिए मैं घर आते ही सो गया और ठीक सुबह सुबह जल्दी उठ गया। इसके बाद सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा माँ ने चाहा। माँ ने लक्ष्मी से मेरे लिए हाथ मांग लिया था। उसके माता पिता को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था। कहीं ना कहीं लक्ष्मी भी खुश थी। क्या वो मेरे जीवन में हमेशा के लिए शामिल होने वाली थी? माँ खुशी खुशी शादी की तैयारी कर रही थी। जिस दिन माँ शहर जाकर मेरे लिए जेवर बनाकर लाई तो मैं अचानक हैरान रह गया। मैंने उनसे कहा कि माँ, आपके पास इतने जेवर थे जिन्हें बदलकर आपने नए डिजाइन के बनवा लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि आपके पास इतने जेवर हैं। ये सब आपने कहाँ रखे थे? माँ जोरों से हंस पड़ी। कहने लगी कि ये सब मैंने तुम्हारी पत्नी के लिए रखा था, अब इसे मैं उसी को दूंगी। दोस्तों, मेरी और लक्ष्मी की शादी में थोड़े ही दिन रह गए थे। माँ मुझसे कहने लगी कि तुम अपने दफ्तर से छुट्टियां ले लेना, मगर उससे पहले मत लेना। ऐसा ना हो कि बाद में तुम्हें शादी वाले दिन ही छुट्टी ना मिले। उस दिन मुझे वापस आते समय बहुत देर हो चुकी थी। मैं अक्सर शाम तक घर पहुंच जाया करता था, मगर उस दिन रास्ते में 2 बार मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया था, जिसके कारण मुझे घर पहुंचने में बहुत देर हो गई। वैसे मुझे शहर में एक कमरा दिया गया था, मगर माँ अक्सर कहती थी कि जब तक तुम्हें अपनी आंखों के सामने ना देखूं तब तक मुझे सुकून नहीं मिलता। इसीलिए बस माँ के कहने पर मैं रोजाना घर आ जाया करता था। उस वक्त मैं गांव से थोड़ा ही पीछे था जब मुझे रास्ते में एक लड़की नजर आई। वो लड़की बहुत सुंदर थी। उसके बाल बहुत लंबे थे, आंखें बहुत प्यारी थी। उसे देखकर अचानक मैं रुक गया। मैंने उससे पूछा, तुम इस वक्त यहाँ पर क्यों खड़ी हो? इतनी रात हो चुकी है, यहाँ खड़ा रहना ठीक नहीं, कोई ना कोई तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, मैं किसी का इंतजार कर रही हूँ, मगर वो अभी तक नहीं आया। मैंने उससे कहा, तुम घर चली जाओ, समय ठीक नहीं। क्या पता जब वो इतनी देर तक नहीं आया तो आए भी ना। इतना कहकर मैं वहां से निकलने लगा। वो कहने लगी कि ठीक है, जहां तुम जा रहे हो उसी रास्ते में मेरा घर है, मुझे रास्ते में उतार देना। लड़की की बात पर मैंने सर उठाकर उसे देखा। कहने लगा कि कैसी बात कर रही हो, तुम्हें क्या पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? उसने मुझसे कहा, मैं रोजाना तुम्हें आते जाते देखती हूँ, तुमने मुझे कभी नहीं देखा, मगर मैंने तुम्हें कई बार देखा है। इसके बाद मैंने बिना कुछ कहे उसे साइकिल के पीछे बैठा लिया। मैं थोड़ी ही दूर निकला था कि मौसम के तेवर बिगड़ने लगे। वो लड़की कहने लगी, बारिश होने वाली है, एक काम करो, उस दरख्त के पीछे साइकिल खड़ी कर दो, बारिश रुकने का इंतजार करो जब तक खत्म नहीं होती, क्योंकि आगे तुम साइकिल नहीं चला सकोगे। इतनी ठंड हो रही है, बारिश में भीग गए तो बीमार हो जाएंगे। दोस्तों, बात तो उसकी भी ठीक थी, मगर मैं जल्दी घर पहुंचना चाहता था। और वैसे भी मेरे साथ वो लड़की थी, उसके साथ मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। मैं बस 2 कदम ही आगे बढ़ा कि जोरों से बारिश शुरू हो गई। अचानक तूफान भी चलने लगा। सच में मैं बुरी तरह घबरा गया। दिल ही दिल में हैरान था कि इस लड़की के मुंह से अल्फाज निकले नहीं कि बारिश शुरू हो गई। मैं चुपचाप दरख्त के नीचे जाकर खड़ा हो गया और वो भी मेरे साथ खड़ी थी। मेरी नजरें इस वक्त आसमान की तरफ थी। दिल ही दिल में प्रार्थना कर रहा था ये बारिश रुक जाए और मैं किसी तरह घर चला जाऊं। उसी वक्त मुझे अपने चेहरे पर किसी की नजरों का तपिश का एहसास हुआ। मैंने पलटकर देखा तो वो लड़की मुझे ही देख रही थी। उसकी आंखों में एक खास चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सब कुछ जानती हो मेरे बारे में। सच कहूं तो मुझे उसको देखने से उलझन हो रही थी। मैंने सोचा कि मुझे यहाँ रुकना नहीं चाहिए, इस चलती बारिश में मुझे घर चले जाना चाहिए।
अगर मैं घर नहीं जाऊंगा तो माँ भी परेशान हो जाएगी, और वैसे भी अंधेरा और ज़्यादा हो गया है। मैंने जैसे ही साइकिल की तरफ कदम बढ़ाए तो उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मेरे तो एकदम शरीर में करंट सा दौड़ गया। उसके हाथ बहुत गर्म थे, ऐसा लगा जैसे मेरा हाथ जल रहा हो। मुझे याद आया कि उस दिन जंगल में उस आदमी ने जब मेरा हाथ पकड़ा था तब भी मुझे ऐसा ही एहसास हुआ था। मैंने पलटकर लड़की की तरफ देखा, कहा कि तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा, छोड़ो मुझे। वो लड़की कहने लगी कि थोड़ी देर और रुक जाओ, बारिश खत्म होने का इंतजार करो, फिर चले जाना। मैंने उसका हाथ झटकते हुए कहा कि तुम रुकना चाहती हो रुको, मगर मैं इतनी रात गए यहाँ नहीं रुक सकता। मैं ठीक जैसे ही साइकिल चलाने लगा तो अचानक से बारिश शांत हो गई। मैं एकदम हैरान रह गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो लड़की तुरंत आकर मेरी सीट पर बैठ गई, कहने लगी कि जब तुम जा ही रहे हो तो मैं भी साथ चलती हूँ। वैसे भी बारिश थोड़ी कम हो गई है। दोस्तों, न जाने क्यों मुझे कुछ अजीब खटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि शायद कुछ तो गलत हो रहा है, कुछ अजीब। आसमान पर बिजली भी चमक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मुझे साइकिल भारी महसूस होने लगी। मेरे लिए इसको संभालना मुश्किल होने लगा। मैंने पीछे पलट कर देखा, उस वक्त बिजली भी चमक रही थी। अचानक मेरी नजरें उसके पैरों पर पड़ी। उसके पैर उल्टे थे। उसे देखकर मेरी चीख निकल गई। इसके बाद जो मैंने मंजर देखा मैं बता नहीं सकता, क्योंकि वो लड़की मेरे देखते ही देखते साइकिल से गायब हो चुकी थी। मगर जाते जाते वो मुझसे कहने लगी कि मैं इतनी आसानी से तुम्हारे जीवन से नहीं जाऊंगी और ना ही तुम्हारी शादी किसी और से होने दूंगी, बल्कि मैं तो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा के लिए शामिल हो चुकी हूँ। अब तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकती। इतना कहकर वो गायब हो गई। दोस्तों, जब मैं घर पहुंचा तो बुरी तरह बुखार में तप रहा था। माँ उस वक्त मेरा ही इंतजार कर रही थी। वो ठीक दरवाजे के पास खड़ी थी। मुझे इस हालत में देखकर वो घबरा गई। मैं घर जाते ही बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो धूप निकली हुई थी और सूरज सर पर चमक रहा था। मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। रात वाली सारी बातें मेरी आंखों के सामने घूमने लगी। माँ कहने लगी, तुम्हें क्या हुआ था? रात को तुम घर आते ही बेहोश हो गए। क्या तुम पर काम का बहुत ज्यादा बोझ हो गया है? इसी वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो गई। वैद्य आए थे, कहने लगे कि इसे आराम करना चाहिए। माँ की बातों को मैं सुन रहा था, मगर मेरा जहन उसी रात वाली लड़की की बातों में अटका हुआ था। जो कुछ भी उसने मुझसे कहा उसे भूलना आसान नहीं था। और तो और जो मंजर मैंने देखा उसे देखकर मैं बहुत डर गया था। उसके उल्टे पैर और अचानक उसका गायब हो जाना बहुत अजीब था। माँ मुझसे कहने लगी कि तुम रात इतनी देर से कैसे आए? मैंने माँ को बारिश का जिक्र किया तो माँ का मुंह अचानक हैरत से खुला का खुला रह गया। कहने लगी कि बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? कल तो आसमान से पानी की एक भी बूंद नहीं टपकी और तुम बारिश की बात कर रहे हो। मैं अचानक सोच में पड़ गया। कौन थी वो? प्रेत थी? चुड़ैल? आखिर कौन थी और मेरा उसके साथ क्या लेना देना? अगर वो मुझे नुकसान पहुंचाती तो मैं क्या कर पाता? वैसे भी मैंने आखिर उसका बिगाड़ा ही क्या है? माँ उस वक्त मुझे परेशानी से देख रही थी। मेरी आंखों में झांक कर कहने लगी कि बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ है, सब ठीक तो है? मैंने माँ को टाल दिया। उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। साथ ही मैंने ये फैसला कर लिया कि अब मैं रात के वक्त सफर नहीं करूंगा। शाम होने से पहले ही हर हाल में घर आ जाया करूंगा। मैं ठीक ऐसा ही करने लगा था। शाम होने से पहले ही मैं जल्दी घर आ जाता। इसके बाद दूसरी बार मैंने उस लड़की को अपने घर में देखा, रात को जब मैं सो रहा था। क्योंकि सोते वक्त मुझे कानों में आवाज आई कि विक्रम, कमरे से बाहर आओ, मैं तुम्हारे साथ बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। क्योंकि ये बात मैं तुम्हारी माँ के सामने नहीं करना चाहती, इसलिए तुम कमरे से बाहर आओ। मैं बड़ी मुश्किल से सबसे नजर बचाकर यहाँ पर आई हूँ। 2 दिन के बाद हमारी शादी है और ये बात मैं तुम्हें अभी बताना चाहती हूँ। नींद में मुझे एहसास हुआ कि यह आवाज लक्ष्मी की थी, मेरी होने वाली पत्नी। मैं जल्दी से अपने कमरे से बाहर आया। लक्ष्मी की बातों ने मुझे चौंका दिया। जब बाहर आया तो वो दरवाजे की तरफ कमर करके खड़ी थी। मैंने बोला, लक्ष्मी, क्या हुआ है? तुमने तो मुझे परेशान कर दिया। कौन सी ऐसी बात है जो तुम मुझे बताना चाहती हो और इस बात के लिए तुम इस वक्त यहाँ पर आई हो? बताओ क्या बात है। मैं जब चलकर उसके सामने खड़ा हुआ तो एक बार उसका मुंह देखकर दोबारा मेरी चीख निकल गई। वो लक्ष्मी नहीं थी, ये वही थी जो जंगल में मिली थी। वो हंसते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, तुम लक्ष्मी से दूर हो जाओ। तुम इस शादी से इनकार कर दो। अगर तुम चाहती हो कि वो जिंदा रहे तो तुम्हें मना करना होगा, वरना मैं उसे जान से मार दूंगी। मैं बस देखता ही रह गया और अचानक वो मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं जैसे ही वापस आया तो हालत बहुत खराब थी। माँ उस वक्त जाग रही थी। मुझे देखकर कहने लगी कि तुम इस वक्त कहाँ गए थे और आजकल तुम्हें हुआ क्या है?
बड़े उखड़े उखड़े से रहते हो। मैंने कहा कुछ नहीं, बिस्तर पर जाकर लेट गया। माँ लगातार मुझे देख रही थी, जैसे कुछ खोजने की कोशिश कर रही हो। कहने लगी कि विक्रम मुझे बताओ, तुम्हें क्या हुआ है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर तुम मुझे अपनी बातें नहीं बताओगे तो किसे बताओगे? मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मैं बस माँ को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर ना बताने का मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मैंने सारी बातें माँ को बताई। माँ कहने लगी कि बेटा ये बात तो बहुत खतरनाक है, ये बात तो तुम्हें मुझे उसी दिन बता देनी चाहिए थी जब पहली बार ये घटना तुम्हारे साथ हुई। अब तुम्हारी शादी को 2 दिन रह गए, अब जो भी करना होगा हमें इन्हीं 2 दिन में करना होगा। जैसा कि मैं जानता था, माँ इस बात से मुझसे भी ज्यादा परेशान हो गई। मेरा भी सोच सोचकर बुरा हाल था कि आखिर ये लड़की से मेरा क्या मतलब, क्यों मेरे पीछे पड़ी थी। अगले दिन जब मैं उठा तो माँ कहने लगी आज दोपहर में घर आ जाना, छुट्टी ले लेना। मैं जैसे ही घर आया तो माँ मुझे अपने साथ मंदिर ले गई। उस वक्त लक्ष्मी भी साथ में थी। न जाने क्यों वो भी घबराई हुई सी लग रही थी। मैंने जब उसकी परेशानी का कारण पूछा तो माँ कहने लगी कि इसके भी सपनों में कोई लड़की आती है जो आजकल इसे बहुत डरा रही है। जैसा कि तुम्हें धमकी मिली, इसके साथ भी वही हो रहा है। खैर मंदिर में बाबा मौजूद थे। माँ बाबा से कहने लगी कि हम आपके पास बहुत जरूरी काम से आए हैं, आप हमें खाली हाथ वापस मत भेजना, हम बहुत परेशानी में हैं, आपसे विनती करते हैं हमारी मदद जरूर करें। बाबा ने हाँ में सर हिलाया तो माँ ने उन्हें सारी बातें बताई। बाबा ने मुझे देखकर कहा कि ये बताओ कि ये तुम्हारे साथ कब से शुरू हुआ। मैंने तुरंत ही उन्हें सारी बात बताई। बाबा अचानक माँ की तरफ देखने लगे। माँ नजरें चुराने लगी, कहने लगी कि मैंने ये बात अपने बेटे से छुपाई है। इन लोगों ने मुझसे वादा किया था कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगी, इसीलिए इस राज को आप राजी रहने दे। मैं नहीं जानती थी कि मेरे बेटे के साथ ये समस्या इस घर से शुरू हुई है और ठीक ये रात से शुरू हुई है। अगर ये सब मुझे पहले पता होता तो मैं कब के आपके पास आ जाती। बाबा ने कहा अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम लोगों की जान अभी भी बच सकती है। बस तुम लोग मुझे उस जगह पर ले चलो जहां तुम्हें वो आदमी लेकर गया था, और ठीक वो जगह भी दिखाना जहां इस लड़के ने पहली बार उस लड़की को देखा था। दोस्तों हमने एक तांगे का बंदोबस्त किया और फिर हम चारों उस जंगल की ओर चल पड़े। पूरे रास्ते दूर दूर तक जंगल था, जबकि मुझे बहुत अच्छी तरह याद था कि जंगल के एक हिस्से में एक तरफ रेगिस्तान था जहां पर एक बड़ी सी हवेली खड़ी थी, पर वहां पहुंचने के बाद किसी भी चीज का कोई नामो निशान नहीं था। मुझे देखकर माँ कहने लगी कि तुम्हें सारी बातें मैं बाद में बताऊंगी। मैं जानती हूँ तुम्हारे दिमाग में कई सवाल हैं, मगर इस वक्त मैं तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकती। बाबा ने कहा तुम लोग वापस चले जाओ, अब मैं जानू मेरा काम जाने। जाते वक्त उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे उस आदमी का नाम बताओ। मैंने कहा उस आदमी का नाम रघुवीर सिंह था। बाबा ने कहा यह मुश्किल उसी की वजह से तुम्हारे साथ आई है, वही है जो इस समस्या का हल निकाल सकता है, वही हमारी मदद करेगा। दोस्तों मैं बहुत हैरान था कि बाबा इतनी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर खैर मैं घर आया और माँ से सारी बातें पूछी। माँ कहने लगी, माँ ने मुझसे कहा दरअसल वो कोई इंसान नहीं थे, वो इंसान एक जिन्न था। उसे उनके लोगों ने सजा के तौर पर इस दुनिया में भेज दिया था, यूं समझो उसे अपनी दुनिया से निकाल दिया था। उस वक्त उसकी पत्नी मुश्किल में थी। जब उसे उसके कबीले की कोई दाई नहीं मिली तो वो मेरे पास आ गया। उस वक्त पहले मैं भी ये समझ नहीं सकी कि आखिर वो जिन्नात है या हमारी तरह आम इंसान। मगर जब उसकी पत्नी बच्चे को जन्म दे रही थी तो उसकी शक्ल बदल गई। देखकर मैं बहुत डर गई थी, लेकिन उसने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, आपने तो हमारी मदद की है, हम भी आपकी मदद करेंगे, आपको इनाम देंगे, मगर आपके साथ गलत नहीं करेंगे। इसके बाद उसके पति ने मुझे विश्वास दिलाया कि वो हम दोनों को सुरक्षित घर छोड़ कर आएगा, वो ठीक हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होने देगा। उन लोगों ने मुझे वहां से अलविदा करते वक्त ये सोना दिया था जो मैंने तुम्हारी पत्नी के लिए बनवाया था, यही उन लोगों का मेरे लिए उपहार था। मैं हैरान था जो हर एक चीज के दुश्मन होते हैं और उन्होंने हमें कुछ भी नहीं कहा। माँ कहने लगी कि बेटा इस दुनिया में जैसे हम इंसान हैं अच्छे बुरे, इसी तरह ये ताकतें भी अच्छी बुरी होती हैं। ये कई बार मदद भी करते हैं और कई बार नुकसान भी पहुंचाते हैं, बाकी भगवान ही जाने सच क्या है। ये तो मैं भी नहीं जानती कि आखिर वो कौन है जो तुम्हारे पीछे पड़ी है, उसका कारण क्या है। दोस्तों मैं पूरी रात नहीं सो सका, बार बार यही सोचता रहा कि इनका भी हकीकत में कोई न कोई वजूद होता है। अगले दिन बाबा घर पर आए, कहने लगे कि अब तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं, अब तुम्हारी जान छूट गई है। रघुवीर सिंह ने मेरी बहुत मदद की, उसकी मदद से ही मैं उस चुड़ैल को काबू में कर पाया। वो ठीक मेरी कैद में आ चुकी है और आज के बाद
वो कभी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। मैंने बाबा से पूछा कि बाबा आखिर वो मेरे पीछे कैसे पड़ी। बाबा ने कहा वो तुम्हें पसंद करने लगी थी। जब उसने पहली बार तुम्हें रात को उस जगह पर देखा तो वो तुम पर दिल हार गई, मगर वो इस हवेली में नहीं आ सकती थी क्योंकि हवेली पर रघुवीर सिंह ने मंत्र पढ़कर हिसार बांधा हुआ था। इसलिए उसने बहाने से तुम्हें बाहर बुलाया। वो ठीक तुम्हारे शरीर में प्रवेश करना चाहती थी। उस रात वो तुम पर कब्जा कर सकती थी, लेकिन रघुवीर सिंह बीच में आ गया और उसने तुम्हें बचा लिया। मगर उस दिन के बाद से वो तुम्हारे पीछे पड़ गई और तुम्हें वो आसपास नजर आने लगी। दोस्तों, इस घटना के बाद मेरी शादी हो गई और तो और बाबा की हर एक बात बिल्कुल सच निकली, क्योंकि मेरे साथ इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। बस बात है तो इतनी सी कि जब भी मुझे ये सब चीज़ याद आती है तो मेरे खौफ से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। धन्यवाद।